नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक लाइक यूपीएससी में। ठीक है, ये तो थोड़ा हो गया बात, इंट्रोडक्शन मतलब हो गई। आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं भाई? आज बात करने वाले हैं दुनिया के फेवरेट टॉपिक एनसीईआरटी के बारे में। तुम लोग भी सोच रहे हो कि भाई 50-100 वीडियो देख ली एनसीईआरटी पर, तू क्या नया बताने वाला है? नया कोई कुछ नहीं बताता भाई, ठीक है। वही किसी पिटी बात सभी लोग बताते हैं। बस ये है कि किसी की वीडियो में ये बात अच्छी हो जाती है, किसी की वीडियो में ये बात अच्छी हो जाती है, किसी की वीडियो में ये बात अच्छी हो जाती है। इस वीडियो में भी ऐसे ही होगा, कोई एक आधी बात अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये लिंक करोगे, तुम्हें पास 4 बातें अच्छी आ गई, तो तुम्हें पता है उसे जोड़ कर क्या एक लिंक बनाना है, ठीक है। मतलब उसे किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो भाई पहले तो देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी भाई बच्चों के लिए किताब है, सिंपल, ठीक है। बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए भाई? 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे किताब है, पता ही होगा खैर, ठीक है। कि भाई अलग अलग तरीके के अलग अलग कोर्सेज पे किताब है। पॉलिटी पे है, इकॉनमी पे है, ज्योग्राफी पे है, इन सब चीज़ों पे है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये मिथ है कि भाई लोगों को, ये मिथ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एस्पिरेंट एनसीईआरटी को ना या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर रिलाई करते हैं। दो कैटेगरी होती है। पहला तो ये कि वो जो सिर्फ कोचिंग मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि भाई कि एनसीईआरटी जो है किसके लिए भाई? एक बच्चे के लिए है, ठीक है। पहले लोग तो ये हो गए। दूसरे लोग वो हैं जो कहते हैं कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन। एनसीईआरटी से ही शुरुआत करते हैं और एनसीईआरटी पे ही ख़त्म हो जाते हैं। हिस्ट्री भी उनके लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही है, ज्योग्राफी भी उनके लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही है। पॉलिटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मन होता है तो कहाँ? लक्ष्मीकांत पे। क्योंकि ये रटी हुई है, पूरी दुनिया ही पढ़ रही है, तो उनको लगता है कि भाई ये चीज़ पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन ज्योग्राफी में तो दुनिया ने बोला है, मेरे को किसी टॉपर ने बोला है या लोगों ने बोला है कि एक एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है भाई, अब रियलिटी क्या है? यूपीएससी दोनों अप्रोच को रिजेक्ट करता है भाई। इसको भी जो कहता है बच्चे बच्चे के लिए है, ठीक है, इसको भी लात मार के भगा देता है। इसको जो कहता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता रहता है, उसको भी लात मार के भगा देता है। तो भाई चाहिए क्या? बात सारी ये है कि भाई जो एनसीईआरटी है ना, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है और एग्ज़ाम डिमांड करता है क्या? मैं बताता हूँ क्या। ये देखो क्या लिख रहा हूँ, प्लस एप्लीकेशन भाई। एप्लीकेशन वो वाला नहीं, ऐप वाला नहीं, अप्लाई करने वाला, ठीक है। ये कहाँ से आएगा कॉन्सेप्ट? एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, है ना। स्टैंडर्ड बुक क्या करवाना सिखाती हैं? अप्लाई करना। और किससे होता है? एमसीक्यू से होता है अप्लाई करना। क्या एनसीईआरटी अप्लाई करना सिखाती है? नहीं भाई। एनसीईआरटी से तुम लोग दिखाएंगे पेपर के बाद तुम्हें कि भाई देखो 40 क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी से, 50 क्वेश्चन। अरे 50 तो आ गए, लेकिन क्या वो भाई मेरे को रटेगी? एक एक कोई भी एनसीईआरटी उठाओ, अप्रॉक्स मान लो भाई 100 पेज की है, छठी से 10वीं तक। छठी से मान लो 6 to 12 बोलते हैं ना, 12वीं तक की 6 क्लासेज हो गई, ठीक है। 6 क्लासेज हो गई। अब 6 क्लास में 3-3 भी मान लो, 18 बुक हो गई, 1800 पेज हो गए भाई। किसको रट रहे हैं? और तुम इतनी बारीक बारीक जगह से, कभी कहते हो फोटो के बगल से पूछ दिया है, कभी कहते हो यहाँ से पूछ दिया है। तो किस लिए एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बस एक चीज़ के लिए है भाई मेरे, और इसको घुसा लेना दिमाग में। मैं तो अपने आप को एवरेज मानता हूँ, और मैं हूँ भी, खैर मानता क्या हूँ, ठीक है। मेरा रिजल्ट बोलता है, अगर इतना तेज़ होता तो मेरा हो गया होता सिलेक्शन, ठीक है। खैर भाई बात सारी ये है कि जो एनसीईआरटी है वो तुम्हें एक फाउंडेशन तैयार करके देती है, ठीक है। एनसीईआरटी बताती है कि जो इक्वालिटी का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी है किस चीज़ के लिए, टॉर्नेडो आता किस वजह से है, ठीक है, सुनामी क्यों आती है, ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कौन देता है? तुम्हें एनसीईआरटी देती है। अब देख लेते हैं, आ जाओ एनसीईआरटी की रियल वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे पॉलिटी पे आ जाते हैं पहले, ठीक है। ये पीछे को इग्नोर करना, ये तो तुम लोग अब तक हो ही गए हो यूज टू कि मेरी क्लासेस में भाई तुम्हें पीछे से ट्रेन की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि भाई रहता ही हूँ, रेलवे स्टेशन पे रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ। अरे नहीं, पास में मेरे यहाँ से रेलवे स्टेशन। पॉलिटी का देख लेते हैं, 9 से 12वीं तक की है, ये पढ़नी होती है भाई। ये क्या है?
ये क्या समझने में अपन को हेल्प करती है? ये बताती है भाई डेमोक्रेसी का मतलब तुम्हें पता है? हैं? पूछ लोगे आधे से ज़्यादा मर जाएंगे साले। डेमोक्रेसी का ऊपर नीचे मतलब बताने लगेंगे, कई वकीलों से ही पूछ लोगे तो। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, राइट्स कौन से हैं जो बेसिक है पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब ये सब जब हो जाता है ना 9 से 12वीं, क्या ये 9 से 12वीं रटनी है? नहीं भाई, इसे क्या करना है, बस एक फाउंडेशन तैयार करना है इससे, कि तुमसे कोई किसी चीज़ का मीनिंग पूछे ना तो तुम्हें मीनिंग पता रहे कि अच्छा हाँ भाई इसका मीनिंग ये होता है। ये जब तैयार हो जाएगा, मैंने गलती करी थी भाई, मैंने इसको बिना पढ़े ना डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा ली थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत बहुत ही टफ लैंग्वेज है, ठीक है, और नहीं पढ़ पाओगे तुम उसे, पढ़ लोगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी, क्यों तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करके देख लेना भाई, तुम जब आएगा ना, या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देख लेना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार ये बेसिक वाला तो नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, आर्टिकल 21 वाला तो नहीं हो रहा, मैं गलत कर कैसे कर दिया, राइट टू लाइफ अभी लग रहा होगा आसान है भाई, पेपर में ना हाथ कांप जाता है, तुम्हें अलग अलग स्टोरी बताऊँगा। ठीक है, अब हिस्ट्री का ले लो, चलो आ जाते हैं हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से भाई ये फ़ायदा हो जाता है कि 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ के, हिस्ट्री में लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं कई लोग, और वही फ़ायदेमंद है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि हिस्ट्री का भाई बहुत वास्ट सिलेबस है, तो 6 से 12वीं करके आदमी को पता है कि इतनी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि बाहर जाओगे, इनके बाहर चले जाओगे अगर, तो तुम्हारे पास वो कौन कौन अलग अलग तरीके की आती है किताबें, है ना, वो एंशियंट की कौन सी आती है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, सोच रहे हो क्या ही तैयारी कर रखी है, नाम ही नहीं याद। ठीक है, अरे स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम चलो मॉडर्न के लिए हो गई, वही लोग सब लोग पढ़ते हैं, और इन सब चीज़ों के बाहर जाना मत। तो एनसीईआरटी 6 से 12वीं करते हैं, क्यों भाई, फाउंडेशन बनाने के लिए, क्योंकि इससे ना डायरेक्टली डायरेक्टली प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। इनके पीछे ना हर चैप्टर के पीछे एक एक्सरसाइज दी होती है, ठीक है, वो सॉल्व ज़रूर किया करना। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का पता ही है तुम्हें, 6 से 12वीं तक की बोलते हैं, क्या सारी पढ़नी है? नहीं भाई, तुम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ लेना, बस बहुत हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे इकोनॉमी की है, इकोनॉमी में तो किसी एक के नोट्स उठा लोगे उसी से हो जाएगा, इसके लिए क्यों फाउंडेशन नहीं बनानी, क्योंकि भाई वो करंट अप्लाई पूछता है, इकोनॉमी में करंट एप्लीकेशन से ज़्यादा पूछता है, और एनसीईआरटी में बहुत अलग तरीके से चीज़ें, मतलब समझ लो, जो तुम सीधा कान पकड़ सकते वो घुमा के पकड़ रहे हो कान, इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। इसे किसी कोचिंग के नोट्स उठाओ और इकोनॉमी को ख़त्म करो। ठीक है, इन्वायरमेंट और साइंस, मतलब इन्वायरमेंट वगैरह तो किसी अच्छे टीचर से ही पढ़ो, मैं तो कहूँगा किसी कंपाइलेशन से पढ़ लो, एनसीईआरटी के चक्कर में मत पढ़ो, साफ सीधी बात। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई भैया भैया सिर्फ एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ लूँ तो क्या मैं आईएएस बन जाऊँगा? नहीं भाई। ठीक है, अब मैं क्लियर बोल देता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आईएएस नहीं बनते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का है ही नहीं, जजमेंट और एनालिसिस भी तो है भाई उसके अंदर, वो चीज़ें टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल भाई एनसीईआरटी ने बता दिया कि डेमोक्रेसी क्या है, पर मेन से पूछेगा इंडियन डेमोक्रेसी अ पैराडॉक्स बिटवीन बिटवीन आइडियल एंड रियलिटी। अब तुम तो भाई पगला जाओगे, जैसे मैं बोलने में फंबल हो गया, तुम लिखने में हो जाओगे कि भाई मैं तो डेमोक्रेसी की स्पेलिंग याद करके आया था, डेमोक्रेसी का मीनिंग याद करके आया था, और मैं तो डेमोक्रेसी का मीनिंग याद करके आया था, एनसीईआरटी में लिखा था, एनसीईआरटी पढ़ ली थी, लोग कह रहे थे एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने और कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तो मेरा हो जाएगा काम, है ना, प्रीलिम्स में भी नहीं सॉल्व होने का इससे। तो ऐसे एनालिटिकल आंसर्स के लिए स्टैंडर्ड बुक, टॉपर्स नोट, करंट अफेयर चाहिए होती हैं। तो भाई किस चीज़ पे काम करो, एक बैलेंस स्ट्रेटजी पे, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फाउंडेशन के लिए, इससे ऊपर की चीज़ मत समझना भाई, गलत जगह गलत एक्सपेक्टेशन लगाओगे बहुत रोगे बाद में, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। कहीं सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के मैं कुछ अलग तुर्रम खाओ जाऊँ, नहीं भाई, बस इतनी सी चीज़ होगी, ये सुन लो, इतनी चीज़। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक क्या कराती हैं, स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, अगर इनसे ये एक्सपेक्टेशन रखोगे तो तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, नहीं रखनी, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है कि भाई डेप्थ आएगी मेरे नॉलेज में। ठीक है, जो बोलते हैं मैंने डीप स्टडी करी, वो यही है, वो डीप स्टडी। ठीक है, अब करंट अफेयर, ठीक है, ये कर रहा भाई, ये अपडेट रख रहा है कि डेमोक्रेसी तो ठीक है,
डेमोक्रेसी की डेप्थ भी ठीक है, लेकिन आज के समय में डेमोक्रेसी का हाल क्या है ना। तो अब बात करते हैं कि भाई कि एनसीईआरटीज को कैसे स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, समझ गए बात को, स्मार्टली कैसे पढ़ोगे। क्या एक एक लाइन पढ़नी है? हाँ भाई पढ़नी है। क्या एक एक लाइन याद करनी है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। एक एक लाइन पढ़नी तो है, एक एक लाइन याद नहीं करनी है। ठीक है, छठी से लेकर 12वीं तक सारे पढ़ने हैं? नहीं, वो मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, वो कम्युनिटी वाला जो पोस्ट होता है उसके अंदर डाल दूंगा, क्योंकि उस पर लेक्चर बनाना फालतू है। नहीं तो तुम्हें किसी भी टॉपर का देख लेना, उसमें तो बता ही देगा कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। एनसीईआरटी सारी मत पढ़ना। ठीक है, मेन चीज़ किस पे ध्यान देनी है तुम्हें भाई, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरा 5वें अटैम्प्ट में तक, 5वें अटैम्प्ट नहीं भाई, मेरे को ना तीसरे अटैम्प्ट में जाके मैंने इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू किया। सच बता रहा हूँ, 3 साल सोचो इंसान ने ख़राब किए अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। लोग कहते रहे, नहीं माना। इसका भी तरीका दिखा दूंगा भाई मैं, बढ़िया। ठीक है, एक्टिव रिकॉल, ये किस बला का नाम है, ये अगली लेक्चर में या फिर अगले किसी वीडियो में देख लेंगे। एक्टिव रिकॉल ये करना है भाई। इस पर मैं कितने टिक लगाऊं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, एक्टिव रिकॉल करना है। ये मत सोचना कि भाई जाके मैं ना अपना पढ़ूंगा और हाईलाइट कर करके पढ़ लूँगा। भाई मुझे हाईलाइटिंग चीज़ें देखूंगा और हाईलाइट लास्ट समय में मैं हाईलाइट वाला पोर्शन पढ़ के चला जाऊँगा। नहीं भाई, अभी तो सोच रहे होगे यस हाईलाइट, बाद में ऐसी शक्ल हो जाएगी तुम्हारी। भैया मेरा इस साल भी नहीं हो रहा, इस बार ना टफ आ गया था पेपर, पता है आपको। इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी। अबे हो रहा है, नहीं हो रहा तेरा, नहीं हो रहा ना, चुपचाप बैठा रहे। ठीक, तो भाई कैसे होगा, इससे होगा, इससे। ठीक है, यही तुम्हें भाई नैया पार लगाएगी। हो सकता है कि तब भी ना हो, लेकिन हाँ, अगर ये लाइन है, ठीक है, समझो ये लाइन है, फिनिश लाइन है, यहाँ पर फिनिश हो रही है, यहाँ पर से क्वालिफाई कर जाओगे, इस साइड आ जाओगे मेंस में बैठने के लिए। ठीक है या फिर मेंस में हो तो इंटरव्यू में जाने के लिए। तो बाकी लोग अगर यहाँ खड़े रहेंगे ना, तुम यहाँ रहोगे एक्टिव रिकॉल से, और हो सकता है कि अपने अगले अटेम्प्ट में या जो भी अगर तुम्हारी किस्मत रहे तो इसी अटेम्प्ट में यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो भाई समझ गए एनसीईआरटी के बारे में क्या क्या चीज़ें। और करंट अफेयर, ये बाप चीज़ को लोग कहते हैं नहीं पढ़ो करंट अफेयर, कुछ नहीं होता भाई, उठा लेना पेपर। ठीक है, और देख लेना कितनी चीज़ें करंट से हैं कितनी चीज़ें नहीं हैं करंट से। तो न्यूज़ में पार्लियामेंट आए तो पॉलिटिकल साइंस का पहले चैप्टर, मतलब पॉलिटी का चैप्टर पढ़ो, ये पार्लियामेंट। और अब देखो पार्लियामेंट में क्या डेवलपमेंट हुई है, इसी को बोलते हैं स्टैटिक को लिंक करके पढ़ना डायनेमिक से। ठीक है, मतलब जैसे इज़राइल का इशू चला, ठीक है, क्या करने चलेगा भाई, पहले मैप खोल, अब देख लिया इशू हो गया, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। आर्टिकल 21 की बात हुई, उठाओ लक्ष्मीकांत, देखो क्या है, अब देखो क्या डेवलपमेंट हुई है, स्टैटिक डायनेमिक दोनों। बात चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, समझ लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। अब जाके पढ़ो इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, जाके पढ़ लिया इलेक्शन कैसे होता है। अब आ जाओ रिसेंट चीज़ में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन तो नहीं दे दी, या इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइन तो नहीं निकाली है, ये हो गया डायनेमिक पार्ट। ऐसे पढ़ना है भाई, यही चीज़ें तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो मिथ क्या था भाई कि सिर्फ एनसीईआरटी से आईएएस बनते हैं, या सिर्फ एनसीईआरटी से आईएएस, मतलब बिना एनसीईआरटी के भी आईएएस बनते हैं। तो बात यह है, बिना एनसीईआरटी के आईएएस बनते ही नहीं हैं। तुम सोचते होगे लोग भाई टॉपर तो बोलते हैं कि मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी। हाँ भाई, हो सकता है नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसने जो उससे रिलेटेड चीज़ें जो एनसीईआरटी फाउंडेशन क्रिएट करके दे रही है, उसने बाकी जगहों से वो फाउंडेशन क्रिएट कर लिया। और हो सकता है कि वो तेज भी हो भाई, उन लोगों को उठा के तो देखो तो सही उनके बैकग्राउंड, कोई आईआईटी से है, कोई आईआईएम से है साला, कोई डीयू के बहुत तगड़े कॉलेज से है, ऐसी ऐसी जगहों से हैं। और भाई तुम में कहाँ से हैं, ठीक है, पता होना चाहिए अपनी औकात कि कहाँ से हूँ मैं। तो उनसे कम्पीट करने के लिए हमें अपना फाउंडेशन, हमें एक्स्ट्रा मेहनत पुट इन करनी पड़ेगी और हम करके दिखाएंगे। ठीक है,
तो एनसीईआरटी जो है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप नहीं है भाई। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है भाई डिफिकल्ट नहीं लगती, साफ सीधी बात। और याद रखो टॉपर और बिगनर के बीच एक ही फ़र्क है, एनसीईआरटी की क्लैरिटी होना, ठीक है। तो आज ही उठाओ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, ऑप्शनल नहीं है भाई, मैंडेटरी है। प्रीलिम्स पास आ रहा है, पढ़ लो अच्छे से, निकल जाओगे इसी साल होपफुली, ठीक है। लेकिन है एक बात, नहीं भी हुआ तो इतना रोना वोना मत, नहीं भी होता लोगों का, तुम्हारे सामने ही बैठा है एक, सामने तो नहीं मतलब स्क्रीन के उस पार बैठा है एक इंसान जिसका नहीं हुआ लेकिन फिर भी जीवन में एफर्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हाँ हार नहीं मान रहा, कुछ काम तो कर ही रहा है, ठीक है। चलो बाय, ध्यान रखना और अच्छे से मेहनत करके पढ़ना भाई, प्रीलिम्स निकालना है। बहुत उम्मीदें हैं तुम सबसे, भले कुछ लोग ही देखते हैं मेरी वीडियोस, 2 4 12 15 20 जितने भी हैं, ठीक है। बट हाँ मैं तो यही बोलूँगा भाई अच्छे से तैयारी करना, एक आदमी ने भी देखी ना तो यही बोलूँगा कि अच्छे से तैयारी करना, बहुत मेहनत फूंक देना, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे जैसे कि नहीं है आपने, ठीक है। चलो बाय, ध्यान रखना भाई।